हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 17 फरवरी 2026 है और द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जो भी करंट अफेयर्स रहे आज उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट पे यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम डेली करते हैं। आज भी यहाँ पे 10 टॉपिक हैं। यहाँ पे एक वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में जो रियूनियन आइलैंड में हुई है उसको लेके यहाँ पे एक टॉपिक है। एक्सपोजोम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज पूछा गया है। फिर उसके अलावा लियो गैलेथाई समुद्रगिरी के बारे में आर्टिकल है। बायो बेस्ड केमिकल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में है। युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव को लेके है। फ्यूटाला जो लेक है उसको लेके, अफ्रीकन यूनियन को, और वाइट वेलीड सी ईगल, स्पॉटेड वेलीड ईगल आउल, इन सब को लेके न्यूज़ थी द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइप ऑफ इंडिया में। जो यूपीएससी कहीं ना कहीं, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, एनडीए हो, सीडीएस हो, उन सब में करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए उनको हम स्टैटिक एनालिसिस के फॉर्म में यहाँ पर देखेंगे। पहली जो न्यूज़ है किसके बारे में, पिटोन डिला फिनेस वॉल्केनो के बारे में है। अब इसकी सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे एक्टिविटी देखी गई है। और ये इस साल क्या हुआ कि दूसरा विस्फोट यहाँ पे हुआ है, दूसरी बार यहाँ पे विस्फोट हुआ। और इसकी लोकेशन है रीयूनियन आइलैंड में। रीयूनियन आइलैंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अफ्रीका वाला रीजन है, अफ्रीका के ईस्टर्न में आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा, मेडागास्कर के ईस्टर्न में आपको रीयूनियन आइलैंड देखने को मिलेगा। और इस रीयूनियन आइलैंड में किसका कब्जा है, फ्रांस का कब्जा है। हालांकि कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि ये इलीगल है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे इनका मतलब कि शासन है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इंडियन ओशन में ये पार्ट है। तो आप जोग्राफिकली अगर आप देखो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से रिलेटेबल हैं, साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पे तंजानिया को भी आप देख लो, मलावी को देख लो, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पे दी गई हैं। अब ये मॉरिशस के ईस्ट में है, ये भी आपको ये अगर आप देखोगे तो मॉरिशस के यहाँ पे साउथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने लोकेशन देख ली। अब यहाँ पे किस टाइप का जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो बेसाल्टिक जो सील्ड वॉल्केनो है। कौन सा वॉल्केनो, बेसाल्टिक शील्ड वॉल्केनो एक्टिविटी यहाँ पर देखी गई है। अब ये वाला जो वॉल्केनो है वर्ल्ड के जो भी एक्टिव वॉल्केनो हैं उनमें से एक है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे ही सही लेकिन विस्फोट होते रहते हैं। अब इस जो प्लेस है जिसे पिटानो डेला फिनेस बोला जा रहा है, इसको क्या किया गया था 2010 में क्या किया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, किसमें, यूनेस्को में। ठीक है, तो एक तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली बात। अब अगर हम बात करें थोड़ा यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को को भी क्योंकि यहाँ पे हम हैंडल कर लेते हैं, तो यूनेस्को के अंतर्गत जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको लेके कब स्कीम शुरुआत की गई थी, 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी, विश्व धरोहर स्थल की। इसका पर्पज ये था कि जो भी ग्लोबली कल्चरल जो इम्पोर्टेंट साइट होंगी प्लस नेचुरल जो इम्पोर्टेंट साइट होंगी, मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक, उनका क्या करेंगे हम, रक्षण करेंगे और उनको उसको लेके हम एक लिस्ट बनाएंगे। अब ये लिस्ट कौन बनाती है, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी होती है WHC, ये लिस्ट बनाती है। अब ये यूनेस्को के अंदर का साइट 3 टाइप की आपको देखने को मिलेंगी। पहली इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिले जो कल्चरल साइट होती है, जैसे आगरा का ताजमहल अगर आप देखते हैं, दिल्ली का कुतुब मीनार देखिए। फिर नेचुरल साइट देखने को मिले जिसमें नेशनल पार्क है, ज्वाला नेशनल पार्क है, जैसे आपने कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। तो ये क्या होती हैं, नेचुरल साइट होती है, यूनेस्को में रजिस्टर्ड होती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती हैं। और कुछ वॉल्केनिक जो साइट है उनको भी यूनेस्को में रजिस्टर किया जाता है। साथ ही कुछ मिक्स साइट होती है, जैसे कंचनजंगा के बारे में अगर आप जाने तो कंचनजंगा कल्चरली भी इम्पोर्टेंट है ना। दूसरा कि ये आपका जो नेचुरली भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बात होती है किसके संबंध में, आपने देखा जो यूनेस्को होता है उसके संबंध में। ठीक, अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से क्या क्या पूछे गए हैं। इट इज़ द बेसाल्टिक सील्ड वॉल्केनिक लोकेटेड ऑन द ला रियूनियन आइलैंड, वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर में ला रियूनियन आइलैंड है। तो अगर आप लोकेशन देखो तो हमने देखा ये तो इंडियन ओशियन में है, यहाँ पर क्या बोले पश्चिमी अटलांटिक, वेस्ट अटलांटिक। और अगर आपने वर्ल्ड मैप आपने देख रखा होगा तो आपको पता होगा कि जो जैसे अगर आप देखिए ग्लोबल मैप है, इसमें अगर आपने देखा होगा ये US हो, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है। ये वाला जो रीजन है जो S शेप में है उसे अटलांटिक ओशियन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है पहला, ये इनकरेक्ट माना जाएगा। अब पहला इनकरेक्ट है तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। फिर अगर आप देखो मतलब दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, तो जब एग्जाम में जाओ तो आप दूसरा ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसे पढ़ेंगे।
इससे इट इज़ बिल्ड ऑन द फ्लैंक ऑफ द ओल्ड पिटोंडस न्यूगो वॉल्केनो, ये जो पुराना जो नीगस वॉल्केनो था उसकी ढाल पर निर्मित है, करेक्ट है। इट इज़ क्लासिफाइड एज ए कंपोजिट वॉल्केनो हाईली विस्विस लावा, इसका लावा बहुत ज़्यादा सांद्र है, इस वजह से इसे इसमें कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। शील्ड वॉल्केनो भी इसे कहा जाता है, ठीक। अब जो स्ट्रेटो वोल्केनो होते हैं ना उसमें कोना नहीं होता, बेसिकली एक तरह का शील्ड होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो शील्ड वोल्केनो होते हैं उनका जो बेस होता है वो बहुत चौड़ा होता है, आधार चौड़ा होता है, लेकिन जो स्लोप होता है बहुत कम होता है। वहीं आप कोन जो वोल्केनो होते हैं उनमें क्या आपको देखने को मिलेगा, जो कोना रहेगा और ढाल बहुत ज़्यादा होगा। अब अगर आप देखेंगे ये लावा गाढ़ा भी होता है, लावा गाढ़ा होता है तो ये बेस को चौड़ा करता जाता है, जैसे नीचे आता है तो बहुत दूर तक ये फैलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानना था। अब जैसे हवाईयन आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, हवाईयन आइलैंड, तो इनमें भी जो वोल्केनो वो सील्ड टाइप के वोल्केनो माने जाते हैं, ठीक है। सही आंसर इसमें हो जाएगा 2 ओनली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, एक बार देख लेते हैं 2 ओनली, शायद 2 3 तो नहीं है, हाँ दूसरा करेक्ट है, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इट इज सील्ड वॉल्केनो विद द फ्लूइड बेसाल्टिक लावा नॉट ए कंपोजिट वॉल्केनो, तो ये क्या है, सील्ड वॉल्केनो है, जो यहाँ पे बोला जा रहा है कंपोजिट वॉल्केनो, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक एक्सपोजोम के बारे में जो चर्चा में है। विद द रेफरेंस ऑफ एक्सपोजोम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो एक्सपोजोम में होता क्या है ये आप जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आपको पता है कि आपका जब जन्म होता है या आप जब भी कोई भी इंसान, कोई बच्चा जब गर्भ में होता है उसके बाद मृत्यु तक उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जो आंतरिक चीज़ें होती हैं उसे इंटरनल एक्सपोजर बोला जाता है, उसे अगर हम बात करें, या इंटरनल एक्सपोजर, जैसे अगर हम बात करें व्यक्ति का जो मेटाबॉलिज्म हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ये उसके इंटरनल चीज़ें हैं। माइक्रोबायोम, जेनेटिक्स हो गया। फिर दूसरा एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, है ना, और केमिकल का इंट्रैक्शन हो गया। इसके अलावा वाटर जो कंज्यूम करते हैं, फूड जो कंज्यूम करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल एक्सपोजर हो गया। तो इन दोनों का प्रभाव जीवन पड़ता है। अगर आपको कोई रोग हो रहा है तो दोनों फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्सपोजोम क्या है, एक्सपोजोम अभी क्या किया जा रहा है कि ह्यूमन की लाइफ को मैप किया जा रहा है। इसका पर्पज है कि जीवन भर में हमारे जो भी इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन या केमिकल इंट्रैक्शन होते हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्टडी की जा रही है, ठीक। तो इसे एक्सपोजोम यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक। अब हम ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। इट इज़ द रेफर टू ऑल एक्सपोजर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑनवर्ड्स, मतलब क्या, गर्भाधान से आगे तक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए सभी संपर्कों को ये बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, इट इंक्लूड ओनली केमिकल एक्सपोजर इन द इन्वायरमेंट। अब मैं आपको कहानी के फॉर्म में अगर अब बताऊँ तो जैसे मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताता हूँ, गिव मी सेकंड, मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है राम। अब ये जो राम है ये क्या करता है, शहर में रहता है। शहर में रहता है तो आपको शहर का एयर पोल्यूशन, शहर का धुआं, शहर का केमिकल और शहर का ख़राब खाना, ख़राब डाइट, इन चारों चीज़ों का, जंक फूड वगैरह का प्रभाव उसकी लाइफ में पड़ेगा। एक्सटर्नल एक्सपोजर हुआ। दूसरा इंटरनल, मतलब कि अब ये सब इस तरह से खाएगा पिएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो कमज़ोर पाचन होगा, उसका वीक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, जो माइक्रोबायोम वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, स्ट्रेस रहेगा तो हार्मोनल भी जो चेंजेस भी आएंगे। तो इन सभी का जो मिला जुला असर हो जाएगा वो उसका राम का एक्सपोजोम कहलाएगा, ठीक है ना। अब इससे क्या हो जाएगा, राम के भविष्य में डायबिटिक, हार्ट डिसीज होने के, अस्थमा होने का खतरा ज़्यादा है। उसी तरह से गांव में जब एक बच्चा रहता है, शहर में एक बच्चा रहता है, तो जो शहर में बच्चा है वो प्रदूषित खाना खाता है, फूड पैकेट खाता है, एलर्जी, मोटापे की समस्या ज़्यादा। वहीं गाँव का बच्चा साफ हवा, घर का पानी, तो ज़्यादा शारीरिक मेहनत करता है तो उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या होता है, एक्सपोजोम मायने रखता है इसमें। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, इट इंक्लूड ओनली केमिकल एक्सपोजर, केमिकल नहीं बल्कि फिजिकल एक्सपोजर, साइकोलॉजिकल एक्सपोजर, इन सबको भी क्या किया जाता है, इसमें मेजर किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा, एक्सपोजोमिक्स इन्वॉल्व बोथ इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपोजोम असेसमेंट। अब एक्सपोजोमिक्स किसे बोला जाएगा, इन दोनों का जो असेसमेंट होगा, जो इंटरनल जो हमारा एक्सपोजर होता है, एक्सटर्नल होता है, उसको लेकर जो असेसमेंट होगा उसे एक्सपोजोमिक्स कहा जाएगा। तो 1 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक किसके बारे में, विद द रेफरेंस ऑफ लियोगैलेथाई समुद्रागिरी के बारे में है। अब ये देखें ये न्यूज़ में क्यों था, हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला, अगर हम न्यूज़ में देखें तो जो साइंटिस्ट उन्होंने देखा कि जो लक्षद्वीप वाला एरिया है, लक्षद्वीप अगर हम देखें तो 32 एटॉल का ग्रुप है, 32 आइलैंड का ग्रुप है, जो इंडियन, ये आपको वेस्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर स्क्वाट लॉबस्टर, अब ये स्क्वाट लॉबस्टर कुछ इस टाइप का कुछ दिखता है, केकड़ा दिखता है, उसकी नई प्रजाति देखी गई है जिसका नाम लियोगैलाथाई समुद्रगिरी रखा गया है। लॉबस्टर जो होते हैं उनकी स्पीसीज में से ये एक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड है, ठीक है ना। अब इसकी जो कैपिटल कौन सी है, कैपिटल लक्षद्वीप क्या हो जाएगी, कावारती हो जाएगी। 36 आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादातर आइलैंड में क्या है कि अभी लोग नहीं रहते हैं, ठीक। अरब सागर में आपको लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। ये बात हो गई। अब ये जो खोज हुई है कब हुई है, तो डीप ओशियन मिशन जो चल रहा है भारत का, डीप ओशियन मिशन, उसके दौरान इस चीज़ की खोज हुई है, ठीक। अब डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान कार्यक्रम हो रहा है। समुद्रयान क्या है, समुद्रयान एक तरह का देखें तो समुद्रयान इज एन इंडियन डीप सी रिसर्च प्रोग्राम है, एक भारत का डीप सी रिसर्च प्रोग्राम है जिसे किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, NIOT के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। इसमें पर्पज़ क्या है कि जो ह्यूमन है उनको 6000 मीटर तक समुद्र में ले जाना, ठीक है ना। तो ये इसका पर्पज़ है। अब इसमें जो अपेरेंट मिशन है, इसका जो मेन मिशन कौन सा है, डीप ओशन मिशन के अंदर जो समुद्रयान उसका सब मिशन हो जाएगा। मतलब डीप ओशन मिशन जो है ना, ये एक तरह से अगर आप देखोगे तो एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंतर्गत आपका समुद्रयान भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अब एक जो व्हीकल है जिसको लेके जाया जा रहा है 6000 मीटर नीचे, उसे मत्स्य 6000 बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, मत्स्य 6000, ठीक। तो ये चीज़ आपको इस मिशन के अंतर्गत ये सब काम हो रहा था, तो वहाँ पे इस चीज़ की खोज हुई है। अब जो मिनिकॉय आइलैंड है ना, वहाँ पर इसकी खोज की गई है। तो ये भी थोड़ा सा आप इसकी जो जानकारी है ये सारी चीज़ थोड़ा सा पता रखिएगा। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज स्क्वाट लोबस्टर फाउंड इन नियर अंडमान। अब इस तरह से ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा, अंडमान बोल देगा, अंडमान नहीं बल्कि कहाँ पे, लक्षद्वीप में। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह भारत के डीप ओशन मिशन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान जो मिशन है उसके अंतर्गत जब ये कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान अच्छी खोज हुई है। तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, इट इज फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन स्पीसीज, ये एक मीठे पानी वाले क्रस्टेशियन स्पीसीज होते हैं, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब अगर हम बात करें तो मीठे पानी वाले, तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा भाई जब समुद्र में रह रहे तो मीठे पानी वाली क्या ये स्पीसीज होंगे, है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मरीन स्पीसीज फाउंड 360 मीटर बिलो द सी है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और पहला जो भी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बायो बेस्ड केमिकल के बारे में, बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी अगर आप देखोगे रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए, बायो बेस्ड केमिकल, ऐसे केमिकल जो बायो बेस्ड से बने या बायो बेस्ड जो वेस्ट होता है उससे बने। अगर आप एक तरह से देखो तो सॉरी, केमिकल जनरली कैसे बनते हैं, जो अगर आप देखोगे फॉसिल फ्यूल होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, इनसे केमिकल बनते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल बायोलॉजिकल रिसोर्स से बनने लगे, कोई केमिकल गन्ने से बनने लगे, कोई केमिकल मक्के से बनने लगे, स्टार्च से बनने लगे, तो उनको क्या बोला जाएगा, बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम को बोला जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है उसकी एक पहल है बायो E3 पॉलिसी, उसके अंतर्गत जो बायो बेस्ड केमिकल है ना उनको प्रायोरिटी एरिया घोषित किया गया है। तो बायो बेस्ड केमिकल आपने यहाँ पर देख ली होते क्या हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। अब अगर हम जो ऑप्शन ये देखें कि दे आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोलॉजिकल फीड्स, ये जो बायो बेस्ड केमिकल होते हैं जो गन्ना, बायोमास वगैरह से इनको उत्पादित किया जाता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, दे आर प्राइमरली डिराइव फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन एक दूसरे से क्या है, टकरा रहे हैं। तो देखिए जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जीवाश्म ईंधन से इन्हें प्राप्त तो नहीं किया जा सकता। अगर आप देखोगे तो इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, मक्का से, गन्ना से, स्टार्च से, इनसे प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा कि फर्मेंटेशन जो वन ऑफ द प्रोसेस यूज देयर प्रोडक्शन, इसका जो उत्पादन उसका करने के लिए फर्मेंटेशन, एक किण्वन जो विधि होती है उसका उपयोग होता है। तो फर्मेंटेशन विधि और एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होती है, एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होती है उसका उपयोग यहाँ पे क्या किया जाता है, इस बायो बेस्ड केमिकल को बनाने में किया जाता है। अब इनका यूज कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे भी ऑर्गेनिक एसिड है, बायो अल्कोहल में, सॉल्वेंट में, प्लास्टिक बनाने में, इन सब में क्या किया जाता है, यूज होता है। अब जहाँ पे बायो बेस्ड केमिकल जब आ जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी।
और इससे जो पोल्यूशन वो भी कम होगा, कार्बन जो फुटप्रिंट होगा वह कम हो जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इससे फ़ायदा होने वाली हैं। अब अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर दो तो सही आंसर 1 और 3 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। अब अगर आप देखो, ऑस्टियोपोरोसिस ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हालिया रिसर्च में देखा गया कि एक्सरसाइज हड्डियों को कैसे मजबूत बनाता है। ठीक है, अब अगर हर कोई एक्सरसाइज करता है, जाहिर सी बात है उसकी हड्डियां मजबूत होती। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो क्या होता है, जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है हमारी तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, और आसानी से अगर आप देखो तो फ्रैक्चर होने लगती हैं हड्डियाँ। इस बीमारी से लोगों की हड्डी जो टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अब क्यों होता है? क्योंकि हड्डियाँ एक लिविंग टिश्यू होती हैं। ठीक है ना, शरीर लगातार पुरानी हड्डियाँ तोड़ता है, नई हड्डी बनाता रहता है। समस्या तब होती है जब कोई हड्डी टूट गई लेकिन उतनी बन नहीं पाती। इससे बोन मास बॉडी में कम हो जाता है, हड्डी का स्ट्रक्चर कमज़ोर होने लगता है। अब उम्र के साथ साथ अगर आप देखो तो इस तरह की प्रोसेस बढ़ने लगती है। अब ऐसा तब भी होता है जब बॉडी में हमारे कैल्शियम की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो या बॉडी हमारी एक्टिव ना हो, है ना, जिसके तब भी ऐसी समस्या देखने को आपको मिलती है। ठीक, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपने यहाँ पर देखा। ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हैं कि इट डेवलप व्हेन द बोन ब्रेकडाउन एक्सीड बोन फॉर्मेशन। यह तब विकसित होता है जब हमारी हड्डी तो टूटती है लेकिन हड्डी टूटना हड्डी निर्माण से अधिक हो जाता है। तो ये बात एकदम करेक्ट हो जाएगी भाई, हड्डी टूट ज़्यादा रही है, बन कम रही है, तो ऑस्टियोपोरोसिस सिचुएशन हो जाएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ नोन एज साइलेंट डिसीज। इसे साइलेंस जो डिसीज है यह बोला जाता है। इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि शुरुआती में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, है ना, अक्सर हड्डी टूटने के बाद पता चलता है। ठीक, अब जनरली जो फ्रैक्चर होते हैं हिप्स में, स्पाइन में, रिस्ट में, ऐसे फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसके मतलब कि अगर आप देखोगे तो संकेत सिग्नल कैसे मिलेगा? तो पेट दर्द होना, रीढ़ की हड्डी टूटने की समस्या देखने को मिल सकती है। इससे धीरे धीरे कद का कम होना, स्टूप्ड जो पोस्चर होता है ना, लोग ऐसे झुके झुके चलते हैं, है ना, ऐसी गर्दन झुक जाती है, मामूली चोट से हड्डी टूटना, तो ये सब इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। कैसे किया जाए इसे? ठीक, लाइफ चेंज, हमारी जो अच्छा फूड है, इसके अलावा जो एक्सरसाइज है ना, प्रॉपर विटामिन डी मिलना चाहिए, धूप लेनी चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, है ना, इन सबसे क्या किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले जो ऑप्शन जो योजना है उसके बारे में, उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है किसके बारे में? विद द रेफरेंस ऑफ युवा एआई फॉर ऑल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हाल में कौन सी मंत्रालय इस सबके लिए जिम्मेदार होगी? मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता कार्यक्रम युवा एआई फॉर ऑल के अंतर्गत कौशल रथ लॉन्च किया है। कौशल रथ को लॉन्च किया गया है। अब देखिए मतलब क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रहा है, एआई को, जो एआई की शिक्षा उसको बढ़ाने के लिए युवा एआई फॉर ऑल ऑलरेडी लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च किया गया तो एआई के संबंध में बेसिक जानकारी दी जाए ताकि जो भारतीय युवा हैं ये एआई के बारे में समझें। अब इस पहल के अंदर, यह पहल इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी। मतलब क्या कि यूथ फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर भी एक मिशन, इंडियन एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, है ना। इसका पर्पज़ क्या था कि एआई को प्रमोट करना, डेवलप करना, डिप्लॉयमेंट करना एआई पूरे क्षेत्रों में। इसको किसके द्वारा? मेटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया? 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका बजट रखा गया था 371 करोड़, मतलब $1.25 बिलियन। अब इसके अंतर्गत नोडल एजेंसी बनाई गई थी किसे? इंडिया एआई डिपेंडेंस बिजनेस डिवीजन को। इसका पर्पज़ मैंने आपको बताया कि एडवांसिंग एआई कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करना, ओपन डाटाबेस या एआई एक्सेस, या भारत में लोगों को एआई के संबंध में जागरूक करना। फिर उसी के अंतर्गत एक और पहल की शुरुआत की जाती है जिसे कहा जाता है क्या? युवा एआई फॉर ऑल। युवा एआई फॉर ऑल, तो उसी के अंतर्गत एक पहल की सरकारी पहल शुरू की गई है ना, जिसमें युवाओं को क्या किया गया? ट्रेन किया जाने लगा। अभी क्या हुआ? इसके अंतर्गत युवा के अंतर्गत एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया, कौशल रथ जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑप्शन यहाँ पे, इट इज़ लॉन्च अंडर द इंडिया एआई मिशन बाय मेटी। जो युवा एआई फॉर ऑल है उसे मेटी के अंतर्गत, इंडिया एआई के मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य 1 करोड़ नागरिकों को एआई की शिक्षा देना है। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, इट इज़ पेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये एक सशुल्क कार्यक्रम है जिसमें पैसा लगता है। ठीक है ना। अब ये जो ऑप्शन है करेक्ट है इनकरेक्ट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ 100% फ्री। तो जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा या इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें फ्यूटाला लेक के बारे में देखें, इमेज हमने डाल रखी थी शायद देखी नहीं कोई भी, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे फुटाला लेक के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आइए देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों थी। नागपुर शहर में एक प्रसिद्ध लेक है उसे फुटाला लेक कहा जाता है। वहाँ पे अनट्रीटेड सीवेज का प्रवेश से बहुत ज़्यादा समस्या गंदगी देखने को मिल रही है, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। अब जो फुटाला लेक है इसको किसने बनवाया था, तो अगर आप देखोगे नागपुर में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, भोसले डायनेस्टी। तो अगर आप मराठा साम्राज्य देखे होंगे, मराठा साम्राज्य यहाँ पर देखा होगा कि इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले और वडोदरा के गायकवाड़, इनके चार पिलर हुआ करते थे, उनमें एक नागपुर के थे भोसले। तो उनके टाइम पे अगर आप देखोगे जो उस डायनेस्टी में 18वीं सेंचुरी में इस लेक का निर्माण कराया गया, जैसे फुटाला लेक या तेलान खेड़ी लेक भी कहा जाता है। अब ये आसपास का जो फार्म लैंड होता है उसकी सिंचाई है, पेयजल की समस्या है, उसको भी दूर करती है और लगभग 60 एकड़ में जितने में फैली हुई है। अब आपको पता है कि सारी लेक्स में एक ही समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या देखने को मिल रही है। इसमें हो सकता है आपको फोटो ना मिले क्योंकि बहुत बड़ी मेजर लेक नहीं मानी जाती है, लेकिन इसमें जो मेजर लेक हैं उनको हम थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा इसको ये वाला रीजन आपको देखने को, जैसे जम्मू वाला रीजन, तो जम्मू आपको वुलर लेक है, डल लेक है, ये आपको देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, तो आपको बहुत सारी लेक देखने को मिलेगी। लद्दाख में पेंगोंग त्सो मोरिरी लेक देखने को मिलेगी। फिर आपको भोजताल देखने को मिलेगी, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, गोविंद सागर भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, कांवर लेक, कांवर ताल आपको बिहार में, तो राजसमंद, पुष्कर। तो ये सारी लेक्स हैं, आप इस PDF के थ्रू जान सकते हैं कौन सी लेक कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी पूछ दिया बहुत सारी लेक, जैसे दीपोर बिल लेक असम में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकटक लेक मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चोलामू लेक, सोमोरी लेक, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट भी लगाने के लिए बोला जा सकता है। इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखें। चिल्का लेक है। अब ये जो ऑरेंज है ना वो सॉल्ट वाटर लेक है, जैसे चिल्का लेक है ना, इनमें क्या ओशियन का पानी पहुंच रहा है, सॉल्ट वाटर लेक है। पुलिकट भी सेम सॉल्ट वाटर लेक है। काली वैली सॉल्ट वाटर लेक है। लूनार क्योंकि इसका इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब क्या होता है ना लेक में पानी होता है और जब पानी होता है साल्ट होता है, चारों तरफ से लेक बंद है, तो उसका क्या है कि खतरा जो नमक वाला है सैलिनिटी उसकी बढ़ जाती है। फिर पानी इवेपोरेट हो जाता है, नमक बच जाता है, तो सैलिनिटी और ज़्यादा बढ़ती रहती है। जिस लेक में पानी मिलता रहता है बाहर से उसमें सैलिनिटी कम होती है। फिर अगर आप देखोगे वेम्बनाड लेक है, ये भी आपको साल्ट वाटर लेक है। अस्थमुडी लेक भी साल्ट वाटर लेक देखने को मिलेगी और सांभर लेक भी आपको साल्ट वाटर देखने को मिलेगी। तो ये सारी लेक साल्ट वाटर लेक हैं। अब चलिए ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इट इज़ अ मैन मेड लेक लोकेटेड इन नागपुर। नागपुर में लोकेटेड मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण भोसले डायनेस्टी ने कराया था। यह एक प्राकृतिक झील है। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको यहाँ पे करेक्ट बताना। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आपको ये करेक्ट आंसर बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। अगला टॉपिक इसके बाद अफ्रीकन यूनियन के बारे में है। अफ्रीकन यूनियन का एनुअल समिट अभी आयोजित किया गया है ना, तो कहाँ पे आयोजित किया गया? आदिश अबाबा में, आदिश अबाबा में आयोजित किया गया, ठीक है, इथियोपिया में। अब सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन की लोकेशन, अफ्रीका का मैप देख लीजिए आप। अब देखिए अफ्रीकन जो यूनियन है ना उसमें अलग अलग रीजन बटे हुए, जैसे नॉर्थ वाला रीजन है तो अल्जीरिया और मोरक्को ये सब सारी कंट्रीज आ जाएंगे, इजिप्ट आ जाएगा, फिर सूडान वगैरह, और यहाँ पे आपको इथियोपिया ये वाला रीजन है, इरिट्रिया, सोमालिया है, और यहाँ पे आपको जिबूती देखने को मिलेगा, फिर आपको कांगो वगैरह सेंट्रल रीजन में देखने को मिल जाएगा, सेनेगल वगैरह। इसके अलावा साउथ में आपको साउथ अमेरिका, मोजाम्बिक है ना, ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी साउथ वाले रीजन में। तो इस तरह से पूरा रीजन ये बटा हुआ है, ठीक। अब जो अफ्रीकन यूनियन है जिसमें टोटल कितने मेंबर हैं बताइए, तो इसमें टोटल मेंबर है 55। अफ्रीकन यूनियन 55 सदस्य हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सन 2002 में। अब इसके पहले एक संगठन हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसे OAU भी कहा जाता था, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। बाद में उसकी जगह पे अफ्रीकन यूनियन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका पर्पज़ क्या था, अफ्रीका जो देश है आपस में यूनिटी बनाए, कोऑपरेशन बनाए, डेवलपमेंट बनाए और आपस में अगर व्यापार को बढ़ाएं, ये सब पर्पज़ यहाँ पे रखा गया था। और आदिश अबाबा में इथियोपिया में इसको कैपिटल इसकी थी। अब इसकी समिट्स भी हर साल होती रहती हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर वही समिट हुआ जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। ये इसको रिप्लेस किया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन 2002 में से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनियन का स्थान लिया था, करेक्ट है। इसका मुख्यालय आदिस अबाबा में भी करेक्ट है और इसमें 55 मेंबर है, ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 तीनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, तो साउथ सूडान आई थिंक इसका लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है। अगला टॉपिक देखें, व्हाइट वेलिड सी ईगल के बारे में देखें। क्या हमने फोटो इसकी डाल रखी है, ये देख लेते हैं। ये देखिए, इसकी फ़ोटो आपको देखने को मिली, ईगल की फ़ोटो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब जो वाइट भी क्यों देखा, केरल का जो कन्नूर वाला कासरगोड वाला रीजन है उसमें अगर आप देखेंगे
17 एक्टिव जो इसके घोंसले होते हैं उसकी साइट्स यहाँ पे देखी गई हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। अब क्या जो वाइट बिल्ड ईगल क्या भारत में पाए जाते नहीं, भारत के साथ साथ आपको श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। अब भारत के ही पार्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, पापुआ न्यू गिनी में आपको देखने को मिलेंगे, तो कई सारे रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे आपको याद रखना है। IUCN में इनकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, लीस्ट कंसर्न इनकी कैटेगरी है। ठीक, तभी इनको देखा गया, तो इस वजह से न्यूज़ में आ गए। इट इज एन एपेक्स प्रीडेटर कोस्टल इकोसिस्टम, ये तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक शीर्ष शिकारी है। ठीक है ना, कोस्टल रीजन रहता है। IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड तो नहीं है, यहाँ पे लिस्ट कंसर्न है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा हटा दोगे 1 3, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब मुख्य से जलीय जीवों का आहार करता है, तो क्योंकि अब पानी वाले रीजन कोस्टल में रहता है, तो मछलियाँ वगैरह खींच लेता है। आपने रील वगैरह में देखा होगा कि बाज आता है, मछली पकड़ के उठा ले जाता है, तो इस तरह का जो वो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है, तो 1 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है स्पॉटेड बिल्ड ईगल आउल के बारे में, इसकी फोटो देख लीजिए। आइए, ये उल्लू की फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब चलिए ऑप्शन जो न्यूज़ क्या थी, उत्तराखंड का जो कार्बेट रिजर्व है वहाँ पे रेयर स्पॉटेड बिल्ड ईगल कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया है, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। अब ये जो ईगल है सिर्फ भारत नहीं, अगर आप देखोगे जो भारत के आसपास वाले रीजन है, चाहे अगर आप देखें नेपाल में देखें, यहाँ पे देखा जाता है, भूटान में देखा जाएगा, श्रीलंका में भी और बांग्लादेश में भी देखा जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाता है। अब ये एक तरह का नॉकटर्नल होता है, मतलब रात त्रिचर होता है। उल्लू तो वैसे ही रात त्रिचर ही होते हैं ज़्यादातर, पर ये भी इसके बारे में ये खास बात यहाँ पे याद आपको रखनी है। IUCN में इसका कैटेगरी क्या है, लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, और क्या और हो गया, चलिए इट इज़ प्राइमरी नॉकटर्नल, या मुख्य रूप से निशाचर है, करेक्ट है। यहाँ पे IUCN में इंडेंजर्ड है, नहीं, ये IUCN लिस्ट कंसर्न है। इसका साइंटिफिक नेम केतुपाउ निपेलेनेसिस है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। 1 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। पुराने वीडियोस हमने अगर आप देखेंगे, हम जून से लेकर फरवरी तक का सारा करंट अफेयर हमने कवर किया MCQ के थ्रू। एक भी दिन का करंट अफेयर मिस नहीं है। डेली 10 MCQ, 9 10 MCQ स्टैटिक से जोड़ के हमने करवाया है। अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आपका सिर्फ देखना है, देखें।